होगी एक ऐसी वार्ता जो आज बदायूं में शिक्षा जगत को बदल के रख देगी। सबसे बड़ी बात जो लोगों को समझ में नहीं आती वो ये है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे जी इंटर करके जाते हैं वो भी डिग्री कॉलेज में जाते हैं जी, और जो इंग्लिश मीडियम के लड़के इंटर करके जाते हैं वो भी डिग्री कॉलेज में जाते हैं। जी जी उनके प्रोफेसर एक ही होते हैं। जी। हम अपने दर्शकों से कहना चाहें, सर ने भी ये बात कही कि यदि कोई भी आज का युवा किसी भी विषय का डूब कर अध्ययन करे, कहे मन लगा के अध्ययन करे, तो कोई भी चीज को समझ पाना नामुमकिन नहीं होगा। और सर आपके सत्यमेव जयते चैनल के लिए भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि मेरा प्रधानाचार्य के रूप में जी पहला इंटरव्यू आप ले रहे हैं। हालांकि मेरे इंटरव्यू और चैनल्स पे भी आ चुके हैं, लेकिन मैं आपके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि एज ए प्रिंसिपल दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑन योर चैनल। क्या परिवर्तन होंगे आपके प्रधानाचार्य बनने के बाद? इसका बच्चे तो छोड़िए, टीचर भी जवाब नहीं दे पाते हम क्यों पढ़ते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं। हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। जब हम पढ़ते थे तो उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल कम होते थे। उन दिनों में नगला कॉलेज, एसके इंटर कॉलेज, ये बड़ा नाम होते थे अपने समय के। बहुत बच्चा भी जाता था। फिर एक दौर आया, लोग आज अंग्रेजी मीडियम की तरफ जाने लगे। कहीं ना कहीं ये जो बदायूं की शान होते थे स्कूल, इनका नाम कहीं आज कम होता नजर आता है। इस पर आपका क्या कहना होगा, क्या कारण रहा सर? दुर्भाग्य क्या होता है, मैंने कई विद्यालयों में बदायूं के देखा कि इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स हैं वो मेरे नगला कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। बाकी आपको हंसी आएगी, मैंने कहते हुए सुना है गांव के लड़कों को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो रेट को भेटो है, वो रेट को भेटो है। ही नोज ओनली रेट, ही डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ भेटो बिल। कि सरकारी स्कूल में ट्यूशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन वो स्थिति कहीं सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में भी कम होती हुई नजर आती नहीं है। इस पर आपका क्या कहना होगा सर? ऐसे 1 ऐसे 2 इस तरीके से होता है। 60% बोर्ड के लिए होता है, 40% एफए जो होता है वो स्कूल के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है सीबीएसई की, वही इस चीज़ को नहीं बढ़ावा दे रही। जब 40% स्कूल के हाथ में है तो बच्चे को तो ट्यूशन पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना होगा? बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, आगे फिर चाहेंगे कि आपका समय मिले। अगर आपको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले बदायूं का, तो बदायूं में ऐसा क्या परिवर्तन करना चाहेंगे सर? जाते जाते ये भी जानना चाहेंगे। सत्य में भारत न्यूज की टीम में आज होगा एक ऐसा बेबाक साक्षात्कार जिसमें आपको मिलाएंगे 36 वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रवक्ता पद से नगला कॉलेज को ज्वाइन किया, वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं। होगी एक ऐसी वार्ता जो आज बदायूं में शिक्षा जगत को बदल के रख देगी। जुड़े रहें सत्य में भारत न्यूज के साथ। हम स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में डॉक्टर योगेंद्र मौर्य जी का, जो वर्तमान में नगला पूर्वी के प्रधानाचार्य हैं। तो सर, हमारे इस शो पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हम आपसे आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। मैं बरेली का रहने वाला हूँ जी। मेरा जन्म रामलीला गौटिया बरेली में हुआ था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बरेली पीलीभीत में हुई। उसके बाद बीए मैंने बरेली कॉलेज बरेली से किया। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में प्रथम श्रेणी में मैंने बरेली कॉलेज बरेली से किया। फिर 1987 में वहीं से बीएड किया और आगरा विश्वविद्यालय से मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में पीएचडी की। मेरी पीएचडी का टॉपिक था अकबरकालीन मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का चित्रण। मैंने फिर सर्विस ज्वाइन कर ली 1988 में और कला प्रवक्ता के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। कला प्रवक्ता बनने के बाद मैंने कॉलेज के लिए कला के क्षेत्र में जितना होना चाहिए पूरे जनपद में कार्य किए और सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई जब
योगी आदित्यनाथ सहजवान में आए थे तो उनके स्टेज के सामने 75 फुट की रंगोली बनाना जी बहुत बड़ी चुनौती थी, जो रात के 12:30 बजे तक माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय भी मेरे साथ थे। उससे पूरे जनपद में रंगोली की बहुत ही प्रशंसा हुई। इसके अलावा मैंने जो मंडलीय स्तर की कला प्रतियोगिता 4 जिले जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल थे, वो आयोजित की और 2 बार जनपद स्तरीय कला प्रतियोगिता आयोजित की। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रंगोत्सव एक प्रतियोगिता है नई, जो हर साल आयोजित होनी है। उसका भी उत्तरदायित्व प्रधानाचार्यों को ना देके केवल कला के क्षेत्र में मुझे दिया गया। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की तरफ से भी कला के रंग चित्र वो प्रतियोगिता स्काउट भवन में मेरे ही सौजन्य से कराई गई। और डाइट वगैरह में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, कला के अध्यापकों का जजमेंट होता है, उसमें मुझे बुलाया जाता है। विद्यालय बुलाते हैं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। हरविलास गोयल इंटर कॉलेज, शिव देवी सरस्वती शिशु मंदिर, वो बुलाते हैं कि आप हमारे छात्रों को प्रेरणा दें। उसका कारण ये भी है कि मेरे बेटे आकाश मौर्य ने 17 में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया था CBSE बोर्ड से, और जो मंडलीय स्तर पर उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, जो एक अनोखी उपलब्धि थी बदायूं के लिए। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को प्रेरणा लेने के लिए मेरे थोड़ा सा मुझे जिम्मेदारी है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चा मेरे बेटे जैसा बने और अपने जितना मुझे कला के क्षेत्र में, अंग्रेजी के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने कई विषय में MA किया है और ना केवल MA किया है बल्कि उल्लेखनीय मार्क्स से किया है, तो लोग जानना चाहते हैं। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नाटक वगैरह मैंने कराए हैं, जो मंडल स्तर पर भी सम्मानित हुए हैं। और 2 बहुत ही लोकप्रिय फिल्मों का भी निर्माण किया है, जो एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अलग सी बात है। जी, हम सब नाम भी जानना चाहेंगे। एक पहली फिल्म थी, अब से लगभग 10 साल पहले बनाई थी, केवल 3 दिन में स्थानीय कलाकारों को लेके। उसका नाम था बदायूं का लल्ला। उसमें एक गीत डाला था साक्षरता के ऊपर, जल्दी जल्दी पढ़ ले लल्ला तेरी लग जाएगी नौकरी। वो गाना स्कूलों में बजाया जाता है जब कोई रैली वगैरह निकाली जाती है, और गांव-गांव में बहुत लोकप्रिय है। लगभग 1 लाख से लोग उस फिल्म को देख चुके हैं, जो कि YouTube पर उपलब्ध है। उससे प्रेरणा लेके दूसरी पूरी सेंसर बोर्ड बम्बई द्वारा पास प्यार ही जिंदगी है फिल्म, जिसका उद्घाटन कृष्णा लॉन में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया था। वो फिल्म JC टॉकीज में चली थी, लोगों ने बहुत पसंद की। तो शिक्षाप्रद फिल्में हैं, पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती हैं, और समाज में जो विसंगतियां, जो बुराइयां फैली हुई हैं, उनको चित्रित करने का प्रयास। साफ सुथरी फिल्में जैसे आजकल की फिल्में होती हैं, वो परिवार के साथ बैठने में, देखने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन मेरी फिल्म शिक्षाप्रद, और एक टीचर के होने के नाते मैं चाहता हूं कि समाज का निर्माण, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडिया बहुत प्रभावशाली है, दूरदर्शन का, फिल्मों का हमारे समाज में बहुत प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें ऐसी अच्छी फिल्में मिले जिससे कि एक समाज में अच्छा संदेश जाए। संक्षेप में मेरा यही परिचय है। सर, ये तो मैं एक ही शब्द में कहूँगा, आप बौद्धिक संपदा के धनी हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ बैठे हैं। तो सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा, आप अंग्रेजी के प्रवक्ता भी रहे सर, कला से और फिर अंग्रेजी को जोड़ना, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में, ये कहाँ तक मतलब कैसे ये हो पाया? क्योंकि लोग कहते हैं भाई भाषा शिक्षण अलग है और कला का एक जो क्रिएटिविटी है वो एक अलग है, ये दोनों का मिक्सचर कैसे हो पाया? क्योंकि भाई आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों के लिए सब कुछ बताएं। इंग्लिश
एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। जी और अगर आज की दुनिया में हम कुछ भी करना चाहें बिना अंग्रेजी के नहीं कर सकते। जी कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि कला में भी अंग्रेजी की कितनी बड़ी भूमिका होगी। जी सबसे बड़ी बात जो लोगों को समझ में नहीं आती वो ये है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे जी इंटर करके जाते हैं वो भी डिग्री कॉलेज में जाते हैं, जी और जो इंग्लिश मीडियम के लड़के इंटर करके जाते हैं वो भी डिग्री कॉलेज में जाते हैं। जी, जी। उनके प्रोफेसर एक ही होते हैं। जी अब उन प्रोफेसरों के सामने समस्या होती है, अगर वो हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगी, जी और अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी हिंदी मीडियम के डिग्री कॉलेज और इंग्लिश मीडियम के डिग्री कॉलेज भारत में नहीं है। जी मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बरेली कॉलेज बरेली के डॉक्टर SBL सक्सेना, जी वो PhD डीलिट FRDS लंदन थे, मोस्ट क्वालिफाइड थे। वो आके जब हम लोगों को थ्योरी बताते थे तो इंग्लिश मीडियम वालों से कहते थे और हिंदी वालों से कहते थे लिखो थ्योरी, तो एक सेंटेंस बोलते थे हिंदी का और दूसरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलते थे। भारतीय चित्रकला का इतिहास उस समय से शुरू होता है जब मनुष्य जंगल में जंगली जानवरों की तरह रहता था। इंडियन प्रीहिस्टोरिकल पेंटिंग बिगिंस एट दैट टाइम व्हेन मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट लाइक एनिमल्स। हम हिंदी वाले हिंदी लिखते थे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखते थे। और अंग्रेजी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। जब मैंने PhD की तो PhD में मुझे हिस्ट्री की, प्रिंगले कैनेडी की हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मुगल्स, विंसेंट स्मिथ की किताबें और ब्लॉकमैन की किताबें जो इंग्लिश में उपलब्ध थी उनका मुझे ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में करना पड़ा। आईने अकबरी अबुल फजल की, अकबरनामा, ये सारे जो मुझे मिले वो पर्शियन में थे। पर्शियन मैं नहीं जानता था, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन उपलब्ध था। मैंने रजा लाइब्रेरी रामपुर में उन्हें देखा और उसका फोटो स्टेट किया और इंग्लिश से फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करके अपनी थीसिस पूरी की। तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ड्राइंग हो, इंग्लिश उसमें मस्ट है, क्योंकि सारा अच्छा लिटरेचर, सारी अच्छी किताबें ना केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की किताबें आपको अंग्रेजी में मिलेंगी। तो अगर कोई क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, एजुकेशन में बढ़ना चाहता है, उसे इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग गहराई से अध्ययन करना नहीं चाहते कि हमने तो MA कर लिया है। लेकिन मेरा ये हमेशा से स्वभाव रहा, जो काम करो उसे डूब कर करो। ऐसे ही हिंदी में मैंने MA किया, उसमें प्रथम श्रेणी दास कॉलेज में टॉप किया। संस्कृत में तो उसमें प्रथम श्रेणी दास कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर। इंग्लिश में किया तो उसमें दास कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर। उसका कारण मेरा एक अच्छा हैंड राइटिंग भी था और मेरी जो नॉलेज, जो लोग कहते हैं बहुमुखी थी। तो कोटेशन इंग्लिश के भी पढ़े हैं, कोटेशन संस्कृत के भी पढ़े हैं, कोटेशन उर्दू के भी पढ़े हैं। हालांकि उर्दू में नहीं लिखता हूँ, लेकिन हिंदी में तो हम उनको लिख ही सकते हैं। तो जांचने वाले पर भी अच्छा असर पड़ता था। मैंने अपने बच्चों को ये प्रेरणा दी और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो इंग्लिश का अध्ययन वर्तमान समय में सफल होने के लिए बहुत आवश्यक है। एक शॉर्ट में अगर हम अपने दर्शकों से कहना चाहें, सर ने भी ये बात कही कि यदि कोई भी आज का युवा किसी भी विषय का डूब कर अध्ययन करे, कहीं मन लगा के अध्ययन करे, तो कोई भी चीज़ को समझ पाना नामुमकिन नहीं होगा। आप प्रवक्ता से प्रधानाचार्य पद पर आज हैं, आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपके सत्यमेव जयते चैनल के लिए भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि मेरा प्रधानाचार्य के रूप में पहला इंटरव्यू आप ले रहे हैं। हालांकि मेरे इंटरव्यू और चैनल्स पे भी आ चुके हैं, लेकिन मैं आपके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि एज ए प्रिंसिपल दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑन योर चैनल। सर, हमारा तो सौभाग्य है कि आपसे हमारी बात हुई और आपने हमें समय दिया। सर, अगर प्रधानाचार्य के रूप में, वैसे तो नगला कॉलेज को सब कोई जानते हैं, बदायूं का एक नामी ग्रामी स्कूल है ये, क्या परिवर्तन होंगे आपके प्रधानाचार्य बनने के बाद? मेरे प्रधानाचार्य बनने के बाद ये होगा, सबसे पहले मुझे अनुशासन बहुत पसंद है। मैं लेट
आना भी पसंद नहीं करता हूँ और मैं छात्रों का भी लेट आना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि शिक्षा तभी पूरी हो पाएगी जब बच्चों में अनुशासन हो। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग एक मुखी होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के होते हैं। मेरा जो 36 सालों का जो अनुभव है और विभिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ाने का है, तो चूँकि मैं बीएड भी हूँ तो उसमें मुझे सिखाया गया है कि कैसे पढ़ाई होनी चाहिए। और बहुत से लोग प्रारंभिक चीज़ों को नहीं समझते। जैसे मैंने कई बार कई स्कूलों में जाकर पूछा है, हम पढ़ते क्यों हैं? इसका बच्चे तो छोड़िए, टीचर भी जवाब नहीं दे पाते हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि पढ़ाई का पहला उद्देश्य है टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव, उस संसार का ज्ञान प्राप्त करना जिसमें हम रहते हैं। तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, संसार की चीज़ें पता चलती है, इतिहास पढ़ते हैं, लोगों को पता चलता है, भूगोल पढ़ते हैं, जगहों का पता चलता है। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य होता है टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। दूसरा उद्देश्य ये होता है टू गेट सम टेक्निकल स्किल बाई विच यू अर्न योर ब्रेड एंड बटर और लिवलीहुड। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करने के बाद आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो हम बीएड करते हैं, हम लोग एलएलबी करते हैं, हम लोग एमबीए करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, बीटेक करते हैं, यानी कोई ना कोई रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम हमें पढ़ना चाहिए। तो ये दो हो गए शिक्षा के उद्देश्य। लेकिन यही दोनों शिक्षा के उद्देश्य नहीं है। शिक्षा के उद्देश्य का सबसे पहला है, मैं पूछता हूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आता, टीचर को समझ में, पहला उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य वो है मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा। ना फिजिक्स पढ़ाया जाता है पहले, ना केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ना हिंदी पढ़ाई जाती है, ना इंग्लिश बस्ता रख दिया। सबसे पहले बच्चों का बस्ता रख दिया जाता है क्लास में, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं फील्ड में और हाथ जोड़ के कहते हैं, वो हो शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। यानी विषय की स्टडी करने के पहले हम दीन दुखी निवलों विकलों का, अगर आप डॉक्टर हैं, आपका मरीज तड़पता है, उसके घर वालों के पास पैसे नहीं है, यू आर नॉट ए गुड डॉक्टर। अगर आप इंजीनियर हैं, रिश्वत के पैसे लेके अगर आप गलत पुल बनाते हैं और उससे एक्सीडेंट होता है, आप कभी अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, आप अच्छे टीचर नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चों को पूरी तरह से शिक्षा, मनोयोग से शिक्षा नहीं देते हैं, किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, अगर हम अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से करें। तो मेरा पूरा ये ध्यान रहेगा कि बच्चों को मैं शिक्षा की मूलभूत चीज़ें बताऊं, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेशर ना डालूं, उन्हें पढ़ने के लिए ऐसा मोटिवेट करूं कि वो अपने आप ही पढ़ें, अपने आप ही उठें, उन्हें ये कहना ना पड़े बच्चों तुम पढ़ो। क्योंकि जब उन्हें मालूम हुआ पढ़ाई से हमें क्या फ़ायदे हैं, तो वो ऑटोमेटिक पढ़ने लगेंगे। तो मेरा मोटिवेट करना, बच्चों को प्रेरणा देना ज़्यादा बड़ा उद्देश्य रहेगा, बजाय उनको किसी प्रकार के प्रेशर से पढ़ाने के लिए कोशिश। हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। जब हम पढ़ते थे तो उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल कम होते थे। उन दिनों में नगला कॉलेज, एसके इंटर कॉलेज, ये बड़ा नाम होते थे अपने समय के। बहुत बच्चा भी जाता था। फिर एक दौर आया, लोग आज अंग्रेजी मीडियम की तरफ जाने लगे। कहीं ना कहीं ये जो बदायूं की शान होते थे स्कूल, इनका नाम कहीं आज कम होता नजर आता है। इस पर आपका क्या कहना होगा, क्या कारण रहा सर? आपने वो कहावत सुनी होगी जी, कौवा चला हंस की चाल जी, और अपनी चाल भी भूल गया। जी, ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, ये नाम के इंग्लिश मीडियम हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के टीचर भी इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए, और ना इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए बल्कि कॉन्वेंट स्कूल के होने चाहिए। उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी ग्रामेटिकल सारी जानकारी होनी अच्छी चाहिए। दुर्भाग्य क्या होता है, मैंने कई विद्यालयों में बदायूं के देखा कि इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स हैं वो मेरे नगला कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। मैं सर ये पूछने वाला भी था कि बदायूं के जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वो बदायूं के उस समय, जैसे मैंने नाम लिया नगला कॉलेज, एसके इंटर कॉलेज, इन्हीं के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो आज पढ़ाते हैं। तो फिर क्या कारण रहा कि वो स्कूल आज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं और इनका ड्रॉबैक
हो रहा है, क्या कुछ है इसके कारण? उसका कारण केवल एक रैट रेस, चूहा दौड़ है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। वो ये नहीं देख पाता कि इन स्कूलों में जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो क्या वास्तव में इतने क्वालिफाइड हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकें। अधिकतर जब आप उसका आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे कि वो ना तो हिंदी मीडियम के रह पाते ना इंग्लिश मीडियम के रह पाते हैं। अगर आप IAS, PCS इनका सिलेक्शन वगैरह देखेंगे तो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी मीडियम के वो अब भी उनमें ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं बजाय इंग्लिश मीडियम के बच्चे से। हार्टमैन है बरेली में, सेंट मॉरिया गौरेटी है, तो अगर इनका आप देखेंगे तो कंपटीशन में नहीं। क्यों? घर का एटमॉस्फेयर हिंदी मीडियम का है, बाहर का एटमॉस्फेयर थोड़ी देर को स्कूल में इंग्लिश मीडियम का हो जाता है। कुछ तो स्कूल अच्छे हैं जहां पर कॉन्वेंट एजुकेटेड टीचर हैं, वो तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को सेटिस्फाई कर पाएंगे। केवल स्कूल के 5 घंटे की पढ़ाई से बच्चा इंग्लिश मीडियम में परफेक्ट नहीं हो सकता अगर उसका एटमॉस्फेयर घर पर इंग्लिश मीडियम का ना हो। और ये हमारे जो गार्जियन हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के हैं चाहे यूपी बोर्ड के हैं, वो उतने क्वालिफाइड, वो उतने लिटरेट नहीं हैं। इसलिए बच्चा केवल स्कूल में थोड़ी समय के लिए इंग्लिश मीडियम का बनता है। बाकी आपको हंसी आएगी, मैंने कहते हुए सुना है गांव के लड़कों को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो रेट को भेटो है। वो रेट को भेटो है। ही नोज ओनली रेट, ही डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ भेटो बिल। दैट इज वेरी, वास्तव में ये चीज़ बहुत ही हास्यास्पद है, रेडिकुलस है। तो इस चीज़ की जो मीडियम है, हाँ ये मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे जिनको प्रॉपरली घर पर भी ध्यान दिया जाता है और स्कूल में भी ध्यान दिया जाता है, वे बच्चे इंग्लिश मीडियम का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए उनके घरेलू एटमॉस्फेयर भी इंग्लिश मीडियम पे ध्यान दिया जाता है, चाहे वो ट्यूशन के माध्यम से हो, चाहे उनके गार्जियन हाईली क्वालिफाइड हों और उनके ऊपर अच्छा ध्यान देते हों। लेकिन 70 और 80% जो बच्चे हैं वो बेचारे दोनों में ही असफल हो जाते हैं। सर, एक ये समस्या भी आती है, एक माँ बाप है, माँ बाप अपनी ज़िंदगी में जो कमाता है उसका सबसे बड़ी पूंजी कैपिटल अपने बच्चों पे लगाता है। कहा भी जाता है कि भाई ये हमारी संपत्ति है, असेट्स है, इस पर हम जितना खर्च करेंगे आगे चल के हमको मिलेगा। वो आगे नैतिकता की बात है, बच्चे भाई आजकल दूसरी दिशा में जा रहे हैं आज का युवा। इसके बाद कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि वो चाहते हैं कि यार बच्चों को इंग्लिश मीडियम उनको इन्वायरमेंट मिले। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या थी सर, कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा व्यंग भी समझ लें या कटाक्ष भी समझ लें कि सरकारी स्कूल में ट्यूशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन वो स्थिति कहीं CBSE बोर्ड स्कूलों में भी कम होती हुई नज़र आती नहीं है। इस पर आपका क्या कहना होगा सर? क्योंकि वही रहा चीज़ें, तो पैसे भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उसके बावजूद भी 4-4, 5-5 ट्यूशनें पढ़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना होगा सर? ट्यूशंस के बारे में मुझे केवल ये कहना है, अगर टीचर वेल ट्रेंड, वेल क्वालिफाइड है, एफिशिएंट है, तो ट्यूशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अगर स्टूडेंट भी सही से क्लास को अटेंड करता है, पंक्चुअल होता है और उसका जो बेसिक है वो क्लियर होता है, तो उसे भी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे ट्यूशन में फैशन की तरह चले जाते हैं, कोई दूसरे लड़के जा रहे हैं, फिर वो तीसरे ही चौथे दिन घर पे आके कहते हैं ट्यूशन में भी वही पढ़ाया जाता है जो क्लास में पढ़ाया गया। अब हमें क्लास में समझ में आ जाता है, अब मैं ट्यूशन में फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? ये बिल्कुल सही लॉजिक है। अगर क्लास में टीचर अच्छा शिक्षण करेगा तो उसके बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। ट्यूशन केवल वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन दुर्भाग्य क्या होता है, ट्यूशन इतनी क्यों चल रही है? कुछ विद्यालयों के अध्यापक उतने क्वालिफाइड नहीं होते, दे कैन नॉट सेटिस्फाई देयर स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट को संतुष्ट नहीं कर पाते। अब स्टूडेंट संतुष्ट होना चाहता है तो पैसे देकर वो अपने मनपसंद क्वालिफाइड टीचर से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही सही ट्यूशन का उद्देश्य है। तो सर, इसमें थोड़ा आपको ये नहीं लगता कि जैसे यहाँ सेमेस्टर वाइज होते हैं, ऐसे 1 ऐसे 2 इस तरीके से होता है, 60% बोर्ड के लिए होता है, 40% FA जो होता है वो स्कूल के हाथ में होता है, तो कहीं ना कहीं जो
व्यवस्था है सीबीएसई की, वही इस चीज को नहीं बढ़ावा दे रही। जब 40% स्कूल के हाथ में है तो बच्चे को तो ट्यूशन पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना होगा? इंग्लिश के महान नाटककार और कवि विलियम शेक्सपियर ने कहा, नथिंग इज गुड और बैड, आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती, हमारे विचार उसे वैसा बनाते हैं। यही बात हम ट्यूशन के बारे में भी कह सकते हैं कि ट्यूशन है या जो विद्यालय को नंबर देने के जो अधिकार मिले हुए हैं, ये एक हिसाब से इसलिए सही है कि बच्चा कभी कभी स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, एग्जाम में कुछ नर्वसनेस हो जाती है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो केवल एग्जाम ही बच्चे की संपूर्ण पर्सनालिटी को जांच करने का तरीका नहीं हो सकता। इसमें अध्यापक जिनके साथ बच्चा रहता है और जिस वातावरण में और जो उसका गुण है, ये सारी चीजों का मूल्यांकन होना चाहिए। इसके लिए जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन है, ये एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि केवल बुकिश नॉलेज, केवल किताबी ज्ञान, केवल लिखित ज्ञान, इससे बच्चे के सर्वांगीण विकास को हम नहीं आंक सकते। और जबकि जो परीक्षा फल में हमें अंक पत्र प्राप्त होता है, पहले उसमें केवल वही ज्ञान होता था जो उसने कॉपी में लिखा होता था, लेकिन ज्ञान और पर्सनालिटी और चरित्र ये टीचर से अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो मैं सोचता हूं भले ही इसका लोग दुरुपयोग करें, लेकिन ये एक अच्छी व्यवस्था है कि आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। सही है। को कैरिकुलम के साथ जो कैरिकुलम के साथ को कैरिकुलम एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई सचिन तेंदुलकर प्रतिभाशाली नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, प्रतिभावान है वो। भाई एक मान लो शिक्षण में नहीं आगे कर पाए, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में भगवान बन गए। ये अच्छी बात आपने सर हमको बताई। और नई एजुकेशन पॉलिसी आई सर, नई एजुकेशन पॉलिसी में 2-3 मुद्दों पर आपसे मैं राय जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो बच्चों से कहा जा रहा है मातृभाषा में शिक्षण के लिए, पहला मातृभाषा। दूसरा, बच्चे को शिक्षण के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के भी कुछ ऐसे कोर्सेज कराना जिससे आगे चल के उसको कुछ रोजगार का सृजन हो पाए, जैसे कुकीज के क्लासेस, ब्यूटिशियन के क्लासेस। आई थिंक मैंने तो सुनाया भी एक ये मीडिया का भी बड़ा रोल आया है इसमें। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, मैंने आपको शिक्षा के उद्देश्य पहले बताए थे कि शिक्षा का उद्देश्य लोग जो समझते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ये एक प्रकार से अपूर्ण शिक्षा है। ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ हमें अपना जीवन भी चलाना है, और जीवन चलाने के लिए रोजगार और कार्य का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो जो को कैरिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इससे एक तो बच्चे का सब तरीके से विकास होता है, शारीरिक विकास, और जैसा कि कहा जाता है हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसके लिए हमारे लिए गेम्स, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीखने में थोड़ी टफ लगती हैं, जैसे बच्चे फिल्मी गाने बड़ी जल्दी याद कर लेते, कविता नहीं याद कर पाते। ऐसे ही बच्चे जब नाटक देखते हैं तो वो उन्हें जल्दी से कैरेक्टर याद हो जाते हैं, उनके संवाद याद हो जाते हैं। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें को कैरिकुलर एक्टिविटीज को बहुत ध्यान दिया गया है। और मेरा ये सौभाग्य है कि नई शिक्षा नीति का जो कला उत्सव में, जिसमें 10 विधाएं थी कि डांस, बच्चे डांस उसमें नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, सबसे पहले जिला स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर, फिर स्टेट राज्य स्तर पर, और फिर नेशनल स्तर पर। तबला वादन, सभी प्रकार के लोकगीत, इस तरह की 10 विधाएं हैं, वो प्रतिवर्ष आयोजित होंगी माध्यमिक विद्यालयों में। और वो सभी प्रकार के विद्यालय, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी विद्यालयों के लिए खुली हुई है। और मैंने उनका आयोजन जनपद लेवल पर और मंडल लेवल पर भी कराया है। रंगोत्सव जो दूसरी विधा आई है कला उत्सव के अलावा, उसमें बेकार की चीजों से, जो डिस्पोजल गिलास वगैरह होते हैं, चमचे वगैरह होती हैं, उनसे कैसे सुंदर ब्यूटी वाली
हैंगिंग बनाई जाएं, जो बोतल्स प्लास्टिक की होती हैं उनसे अच्छी चीज़ें बनाई जाएं। राइटिंग के ऊपर सुलेख प्रतियोगिता है हिंदी अंग्रेजी में, कोलाज मेकिंग है, कटे फिटी चीज़ों को कागज को काट के पेंटिंग्स वगैरह बनाना। तो ऐसी 10 प्रतियोगिताओं में बालिकाओं को और बालकों को अलग अलग पुरस्कार हैं। भित्ति चित्रण, दीवार पर भी पेंटिंग इसका एक हिस्सा रहा है। तो जो लोक कला है उसको, मूर्ति कला है उसमें शामिल, पेंटिंग उसमें शामिल है, पोस्टर मेकिंग उसमें शामिल है। कहने का मतलब है, और फिर शारीरिक क्षेत्र में जाने के लिए हम लोगों के क्रीड़ा उत्सव होते हैं, जनपदीय क्रीड़ा उत्सव होते हैं, पूरे जिले के लड़के लड़कियां उनमें हिस्सा लेते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट की कमी है। वो एक अच्छा धावक हो सकता है, रनर हो सकता है। जैसे आपने अभी सचिन तेंदुलकर की बात कही, सचिन तेंदुलकर के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो तो इतिहास का एक युग पुरुष बन चुका है। ऐसे ही अभिनय के क्षेत्र में जो कलाकार हैं, और अभी बहुत जल्दी ही मीडिया, ये बहुत बड़ा स्कोप है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फिल्में हिंदुस्तान में बनती हैं, सबसे ज्यादा टीवी सीरियल वगैरह जो हैं वो हिंदुस्तान में चलते हैं। इन पर चाहे पर्दे के आगे हो, चाहे पर्दे के पीछे हो, चाहे फोटोग्राफर की आवश्यकता हो, चाहे म्यूजिशियन की आवश्यकता हो, चाहे एडिटर की आवश्यकता हो, चाहे डायरेक्टर की आवश्यकता हो, चाहे स्टोरी राइटर की आवश्यकता हो, रोजगार के क्षेत्र खुले हुए हैं। तो सरकार का ये ध्यान गया कि हमारे छात्रों को इसमें भी योग्य बनाया जाए। अरे जो पुणे में इंस्टीट्यूट है उसमें कितने स्टूडेंट एजुकेशन ले सकते हैं, या भारतेंदु नाट्य कला अकादमी में कितने होंगे। तो हर विद्यालय में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है और इन सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए सुभाष घई को पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए सौंपा गया है जिम्मेदारी। जल्दी ही सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के और सुभाष घई के सहयोग से पाठ्यक्रम निर्मित होगा, जिसमें आपके मीडिया के विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण विद्यालय में दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की संभावनाएं हैं। सर, बहुत समय दिया आपने हमें, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हैं। बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, आगे फिर चाहेंगे कि आपका समय मिले। अगर आपको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले बदायूं का, तो बदायूं में ऐसा क्या परिवर्तन करना चाहेंगे सर? जाते जाते ये भी जानना चाहेंगे। वैसे तो इस क्षेत्र में मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन जब देखा कि ये जनप्रतिनिधि बनना बहुत कठिन है। ये प्लेट में रखे हुए लड्डू नहीं है जो उठाया और मुंह में रख लिया। हम टीचर्स की या किसी XYZ सरकारी कर्मचारी की सर्विस होती है, उसमें 10 से 5 की ड्यूटी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवकाश हो सकते हैं, होली दिवाली दशहरे की छुट्टी हो सकती है, लेकिन जिसके लिए समाज सेवा कहते हैं, जिसके लिए आप जनप्रतिनिधि की बात करते हैं, ये 24 घंटे का बड़ा कठिन प्रोग्राम है अगर आप अपने लिए सच्चा जनप्रतिनिधि मानते हैं। लेकिन उन जनप्रतिनिधियों की बात करेंगे जो 5 साल संसद में रहते हैं, बाकी जिंदगी जेल में गुजारते हैं। मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात करूंगा लाल बहादुर शास्त्री, APJ कलाम जैसे जनप्रतिनिधियों की, जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि आज तो उनका नाम ऐसा लिया जाता है जैसे ये देवता थे, मनुष्य ही नहीं थे। तो अच्छे टीचर होने के नाते, जैसा कि आप लोग सब समझते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, मैं चाहूंगा भ्रष्टाचार ना हो, कमीशनबाजी ना हो, जिस काम के लिए जो पैसा आए उसी को मिले, ना केवल सरकारी पैसा या पेंशन जो मिलती है जनप्रतिनिधियों को, जो विधायक निधि मिलती है, मैं उतना लगाऊं, बल्कि मुझे जो सरकारी पेंशन मिलती है मैं वो भी लगाने की कोशिश करूं। उसमें लोगों से अलग हटके ये जो इलेक्शन जीतने के लिए गलत उपाय अपनाए जाते हैं उनको ना अपना के लोगों की सेवा ऐसी की जाए कि लोग शायद मुझे आगे उन्हीं लोगों की तरह याद करें जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं। मैं कुछ अलग हटके, मीडिया भी आप देखिए बहुत ही अश्लीलता परोस रहा है, लेकिन अगर आप मेरी दोनों मूवी देखेंगे
तो 80 साल के बूढ़े को भी उतना ही मनोरंजन मिलेगा जितना कि 3 साल के बच्चे को, जो देख के खुश होगा। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा समाज बने जिसमें समाज के सभी लोगों को खुशी मिले, सुख मिले और हम समृद्धि की ओर अग्रसर हों, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें बेईमानी ना हो, जिसमें अन्याय ना हो, और यही मैं करना चाहूँ। सर, कुछ महंगाई और बेरोजगारी पर भी कोई प्लान है सर? महंगाई होती नहीं है, महंगाई पैदा की जाती है। बेरोजगारी होती नहीं है, बेरोजगारी पैदा की जाती है। अब आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं हर बात में अपनी बात बेबाक तरीके से रखना चाहूंगा। लड़का जब सर्विस में लग जाता है तो वो लड़की ढूंढता सर्विस वाली। सर्विस में जब लड़की लग जाती है तो वो लड़का ढूंढती है सर्विस वाला। पहले एक व्यक्ति सर्विस करता था, दूसरा व्यक्ति घर में रहता था, तो उसकी जो सर्विस बचती थी वो दूसरे व्यक्ति का परिवार चलाती थी। अब दोनों व्यक्ति पति पत्नी को नौकरी मिल रही है, उनकी दुगनी सैलरी है, लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति का परिवार का हक मार लिया। तो मैं ये चाहूंगा कि जिस घर में अगर पति को सर्विस मिल गई तो पत्नी को भी मिलनी जरूरी नहीं। पत्नी को सर्विस मिल गई तो पति को जरूरी नहीं है, क्योंकि एक तरफ पैसा का बहुत ही ज्यादा स्टोर हो रहा है और दूसरी तरफ आदमी को भूखा मर रहा है। तो बेरोजगारी बढ़ने का एक और कारण है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में 10-10 लोग सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि उनके पास पैसा डट के आ रहा है, और ऐसे लोग देखे हैं जो भूखे सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये बेरोजगारी है नहीं, पैदा की गई। दूसरी, महंगाई की आपने जो बात की, जब 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है, फिर वो आलू 50 रुपए किलो महंगा हो गया, लेकिन मिल तो रहा है। तो जब 50 रुपए किलो आलू मिल सकता है तो 10 रुपए किलो नहीं मिल सकता। इसका मतलब चीज है, लेकिन महंगाई हमारे द्वारा पैदा की गई। सिलेंडर है, पहले ब्लैक होता था, क्या पहले आबादी कम थी? आबादी तो और ज्यादा बढ़ रही है, और पहले लोगों के पास इतने गैस के चूल्हे भी नहीं थे, लेकिन तब लोगों को 1-1 महीने की बुकिंग करानी पड़ती थी, लाइन लगानी पड़ती थी सिलेंडर की। अब सिलेंडर घर पे आ रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है, उसमें कमी, किसी प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धियों में कोई कमी नहीं है। क्या कारण होता है महंगाई में? जब टमाटर फेंक दिया जाता है, खरीदा ही नहीं जाता है, आलू खेतों में ही सड़ा दिया जाता है, गन्ना खेतों में ही जला दिया जाता है, बाढ़ आती है तो सब बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं, जब सूखा पड़ता है उसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। तो केवल जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंट हो, हाईवे बनाने की जरूरत नहीं जितना कि नदियों पे बांध बनाने की जरूरत है। बांध बनने से बाढ़ों पे नियंत्रण होगा, पानी हमारे लिए साल भर उपलब्ध रहेगा, सूखे का समस्या है। लेकिन आजकल जो हमारे, मुझे कहने में बहुत ही अफसोस होता है, जो हमारे भारत के भाग्य विधाता हैं वो इन मूलभूत बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो विदेशों के पड़े हुए होते हैं। विदेशी कल्चर, वही सबको शीशे वाले केबिन चाहते हैं, शीशे वाले मॉल चाहते हैं। ये अमेरिका की एक भारत को ले बैठेगी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये जापान जैसा, अमेरिका जैसा औद्योगिक देश नहीं है जहां इस तरह की चीजों की आवश्यकता है। सर, आपने कुछ याद दिलाया। चूंकि इंटरव्यू बहुत लंबा है और मुद्दे बहुत रह गए हमारे, आपसे कभी फिर समय लेंगे, लेकिन आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई, जो भाई संसाधन पहले थे, आज संसाधन भी बढ़े, लेकिन संसाधन बढ़ने के साथ साथ आज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, जो आपकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं लगा और अच्छा भी है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, और आगे भी इसी तरीके का समय मैं और चाहूँगा। मैं आपको और आपके चैनल को एक बार हृदय से फिर आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।